नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तहत 5 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 7,000 पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। वहीं कैबिनेट बैठक में 770 पदों के लिए 5 परीक्षाएं रद्द की गई हैं। इनमें वाहन चालक, धर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। इसमें मैंने बताया आपको कि 1187 पद ऐसे हैं जिसमें अभी विज्ञापन किया जाना था यूकेएसएससी के द्वारा, उसको लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाया जाएगा। इसके अलावा 5340 पद ऐसे हैं जिसमें 13 परीक्षाएं शामिल थी, जिसमें विज्ञापन हुआ था परंतु परीक्षाएं नहीं हुई थी। इसमें भी अब ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी। इसके अलावा लगभग 770 पद ऐसे हैं, 5 परीक्षाएं 770 पद जिसमें एग्ज़ाम हो गया था परंतु रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, इसको भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसको कराया जाएगा। माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा फीस जमा कर दी गई थी, उनकी फीस दोबारा से लोक सेवा आयोग में नहीं ली जाएगी। इसके अलावा 2 बिंदु और अति महत्वपूर्ण हैं जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक तो माननीय मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक एक बृहद एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सभी सरकारी कार्यालय, सभी सार्वजनिक जो स्थल हैं हमारे, चाहे वो खेल का मैदान हो या अन्य सार्वजनिक स्थल हो, सभी स्कूल, सभी महाविद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हमारे सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो सामान्य जन हैं उनका सहयोग लेते हुए एक बृहद स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इसमें सभी जनपदों के जो माननीय प्रभारी मंत्रीगण हैं वे भी जिलाधिकारी से समन्वय करते हुए इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से। वहीं हिमालय दिवस पर परमार्थ निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास और आर्थिक दोनों की जरूरी बताया है। पर्यावरण संरक्षण के दायित्व को भी हमें महसूस करना चाहिए। हिमालय दिवस का अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश और समाज के लिए आर्थिक और पर्यावरण दोनों जरूरी हैं। इन दोनों में संतुलन कायम करके ही हम हिमालय को बचा सकते हैं। आज हम 13वां हिमालय दिवस भी मना रहे हैं। इस अवसर पर मंचासीन सभी हमारे महानुभाव पूज्य स्वामी जी आए हुए देश विदेश से सभी श्रद्धालुगण, सभी हिमालय प्रेमी, मैं आज जैसा दिवस है वैसा ही स्थान उसका चयन किया गया है, जहां हिमालय की गोद में गंगा के किनारे स्थित परमार्थ निकेतन में सभी हिमालय प्रेमियों का, पर्यावरण प्रेमियों का मैं 13वें हिमालय दिवस के इस शुभ अवसर पर सबको मैं आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी जो अभी हमने सबने शपथ ली है कि हमारा हिमालय, आपका हिमालय, हम सबका हिमालय, हमारा पिता हिमालय, हम उसकी रक्षा के लिए काम करेंगे, उसके संवर्धन के लिए काम करेंगे, उसको बढ़ाने। जहां पर उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के 2 दायित्व हैं। एक तरफ जहां हमें हिमालय के संरक्षण के प्रति गंभीर रहना है, इस जिम्मेदारी को भी हमने निभाना है, और दूसरी तरफ विकास के प्रति भी कि अनवरत रूप से विकास होता रहे। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास की गंगा बह रही है, हर क्षेत्र के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के प्रति भी हमारा
उतना ही दायित्व बनता है। इसलिए जहां एक तरफ यह जरूरी हो जाता है कि विकास और दूसरी तरफ आर्थिकी, अब दोनों ही बहुत गंभीर विषय हैं, जहां दूसरी तरफ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के दायित्व को भी हम सब महसूस करते हैं। जहां हम इकोनॉमी की बात करते हैं, वहीं हम इकोलॉजी का भी पूरी तरह से ध्यान न करें तो मैं समझता हूं कि इस हिमालय दिवस का जो आज अवसर है वो बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बराबर का संतुलन करते हुए हम आगे बढ़े और हिमालय के मूल स्वरूप को न बिगड़ने दें। 13वें हिमालय दिवस का यह विषय, जहां पर हिमालय जलवायु नियंत्रक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देश के हिमालयी राज्य ही हैं जहां हवा, मिट्टी, जंगल व पानी इसके सबसे बड़े भंडार हैं, जहां इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव हो रहा है, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आप देखते होंगे कि हम सब लोग कई बार सोचते हैं कि हर बार हमें वृक्षारोपण करने के लिए कहा जाता है कि अभी हमारे यहां तो उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला मनाया जाता है और हरेले के दिन से पूरे 1 माह तक बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है। अभी हमारे माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी कह रहे थे 10 वृक्ष एक पुत्र के समान होते हैं, लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि सभी तो वृक्ष लगा रहे हैं, सभी पौधों का रोपण कर रहे हैं, अगर मैं एक पौधा नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा। यह हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हमको ये जरूर स्मरण करना चाहिए कि जिन पौधों से आज हमें ऑक्सीजन मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध पानी का स्रोत बन रहा है, जहां हमको फल प्राप्त हो रहे हैं, कि चमोली में आपदा आई है, धारचूला में आपदा आई है, पिथौरागढ़ में आपदा आई है, उत्तरकाशी में आपदा आ गई है, और अभी अभी तो हमारे यहाँ टेहरी का अधिकांश इलाका, इस वर्ष की आपदा में देहरादून का अधिकांश इलाका उस आपदा में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि आप तो देश के कोने कोने से आए हैं, आप लोग के मन में यही विचार आ सकता है, कई बार लोगों के मन में विचार आता है कि आपदा तो वहां आ रही है, उत्तराखंड में आ रही है, इससे हमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपदा आज उत्तराखंड में आ रही है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला है। आपदा कहीं भी आएगी, कहीं भी ग्लोबल वार्मिंग होगी, कहीं भी पर्यावरण खराब होगा तो उसका असर सब पर पड़ता है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण शशान ने बताया कि उत्तराखंड में इस समय जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर समाजवादी पार्टी काफ़ी सजग है और उत्तराखंड के भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में इन सभी ज्वलंत समस्याओं को बखूबी अपना योगदान देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, नीतीश कुमार जी और माननीय मुलायम सिंह जी, इनकी मुलाकात हुई और जिस दिन से मुलाकात हुई उस दिन से देश की राजनीति में करवट शुरू हो गया। जो हमारा 24 का चुनाव होगा वो लिटमस टेस्ट है देश की विकास की तरफ जाएगा कि विनाश की तरफ जाएगा। वर्तमान में जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री मीडिया से रूबरू नहीं होता, इनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उनका नाम दर्ज होना चाहिए कि कौन सा हिंदुस्तान का ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी मीडिया से नहीं मिला, इनका नाम आएगा। बेसिकली मीडिया से न मिलना ये इंडिकेटर है कि आप मीडिया से भाग रहे हैं, क्योंकि मीडिया आपकी कलाई न खोल दे। आप पब्लिक सेक्टर सब जितने हैं बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं और बेसिकली जीडीपी का आप धोखा दे रहे हैं। किसान परेशान हैं, युवक परेशान हैं और अभी जो कल उन्होंने किसी जगह का नाम बदल देने से कल्चर नहीं बदल जाता। कल्चर तो आपका वही है
कल्चर तो आपका झूठ मेलने का है। तो बेसिकली आप लफाजी कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री जब गुमराह करे तो समझ लीजिए कि, और अब एक जो पूरे देश में एक नई शुरुआत हुई है, मैं सभी नेताओं को, जिन जिन प्रदेशों के इसमें पहल कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही धन्यवाद देते हैं। और केवल संगठित होना है और परिवर्तन 2024 में निश्चित। समाजवादी पार्टी और समाजवाद के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। हमें, आपने देखा होगा कि जब हम मिले हैं आपको पहले भी, तो हमने सीधा कहा कि भाई हम तो संगठन में विश्वास रखते हैं और समाज के हित में काम करना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी हो, जो समाज के हित में काम करेगा। जी जी, अब उसमें अभी तो ज़्यादा डॉक्टर साहब बता पाएंगे। मैं तो अभी मेरी नियुक्ति 1 तारीख को हुई है। हालांकि पहाड़ का मुझे पूरा नॉलेज है और मेरी ये उम्मीद रहेगी कि मैं आपको पहाड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जोड़ूंगा। तराई में तो सब लोग, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं संगठन में, तो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी था कहना, तो हमने उनसे ये कहा था कि भाई पहला कार्यक्रम हम आपका रानीखेत में कराएंगे और बहुत बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। मुझे पहाड़ के लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, और जो नए यूथ हैं, नौजवान हैं, और नई जो हमारी बहनें हैं, उनका भी, महिलाओं का भी और भाइयों का भी सहयोग मिल रहा है, मीडिया का भी सहयोग पूरा मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरी टीम पार्टी को आगे बढ़ाने में हम पूरी तरह कामयाब होंगे। वहीं भू कानून के समिति के सदस्य अजेंद्र अजय ने कहा कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री का रवैया संवेदनशील रहा है। उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सरकार जल्दी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार ने भू कानून को लेकर कमेटी गठित की थी तो उस वक्त कमेटी द्वारा लोगों से सुझाव मांगे गए थे, तब कांग्रेस कहाँ थी और उन्होंने क्या कुछ सुझाव दिए हैं, ये भी सुनिए। देखिए, समिति की जो संस्तुतियां हैं वो प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है और उस पर गहन चर्चा भी हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भू कानून को लेकर के संवेदनशील रवैया रहा है और उसी अनुरूप उन्होंने समिति भी गठित करी थी और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कुछ न कुछ उचित निर्णय लेगी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ एक शगुफा छोड़ा जा रहा है बीजेपी को। देखिए, मैं कांग्रेस वालों से सवाल करना चाहता हूँ कि जब सरकार ने भू कानून को लेकर के, उसके परीक्षण और अध्ययन को लेकर के समिति गठित करी थी और समिति ने तमाम समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे, जो राज्य के हितवत पक्षकार हैं, जो विभिन्न संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनसे सुझाव आमंत्रित किए थे। तब कांग्रेस के लोग कहाँ सोए हुए थे? उन्होंने क्यों नहीं अपने सुझाव दिए? एक भी व्यक्ति ने अपना सुझाव समिति के समक्ष नहीं रखा। और उसके अलावा अगर वो वास्तव में इस मामले में गंभीर हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अभी भी वो क्या है, एक मॉडल ड्राफ्ट बना करके सरकार को सौंपे। उससे उनकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी कि वो किस प्रकार का भू कानून चाहते हैं। वो केवल समिति की संस्तुतियों पर सवाल जवाब कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो उससे बेहतर होगा कि वो अपनी जो उनकी मंशा है वो किस प्रकार से चाहते हैं। प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि कांग्रेस किस प्रकार से भू कानूनों में संशोधन चाहती है। तो कांग्रेस को लोगों को एक ड्राफ्ट बना करके सरकार। वहीं अल्मोड़ा जिले के ग्राम पंचायत पनुआद खुन में कुछ दिन पहले जगदीश चंद्र की हत्या हो गई थी। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टमटा ने मृतक जगदीश चंद्र के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं प्रदीप टमटा ने कहा कि जगदीश चंद्र के हत्या के दोषियों के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। पूरा परिवार ये स्तब्ध है क्योंकि जगदीश उस परिवार की आर्थिक मुख्यधारी था। माँ कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए, परिवार के लिए कुछ नहीं चाहिए। माँ का कहना है जिसने मेरी बच्ची को इस तरह बेरहमी से किया, मारा, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए।
बहुत ही दुखद घटना है। इस 21वीं सदी में मैं परिवार के साथ अपनी और पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करने गया था। अब इस पूरी घटना की निंदा करते हैं। दुख के साथ कहना पड़ा, अभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस राज्य के अंदर दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है और आज के दिन तक इस घटना की निंदा नहीं की है। प्रदेश की में होने वाली इस दलित उत्पीड़न के खिलाफ आक्रोश व्यक्त नहीं किया है। मेरी मांग है प्रदेश के मुख्यमंत्री से, बढ़ती हुई दलित उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को संजीदगी से आगे आना चाहिए। इस घटना के पर खेद व्यक्त करना चाहिए। प्रदेश की दलित जनता, शिल्पकार जनता से, राज्य की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। पीड़ित परिवार को उचित समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होकर के दोषियों को। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नगर पंचायत पोखरी द्वारा कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए सरकार और अन्य से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 दिसंबर की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि प्रबल सिंह रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पंचायत पोखरी द्वारा उनके ग्राम सभा की पैतृक घाट पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है। इसका ग्राम वासी विरोध कर रहे हैं। याचिका जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर की गई थी वो ये किया था कि वहाँ के फॉरेस्ट जो विलेज पंचायत फॉरेस्ट होता है उसमें जो है 2015-16 में करीब 5500 पेड़ उसमें लगाए गए थे और जो है ये हैंडओवर किया गया था ग्राम सभा को। उसके पश्चात नगर पंचायत पोखरी द्वारा इसको कूड़ा निस्तारण व गड्ढे के लिए इसको सेलेक्ट किया था, जिसके एवज में क्योंकि इससे जो है सॉइल पोल्यूशन होता है और जो है ये आपका एयर पोल्यूशन होता है, तो वहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण आए। उन्होंने कहा भाई जब अगर जो है आपने इसमें कूड़ा खड्ड निस्तारण के लिए जो है आपने इसको गलत ढंग से चिन्हित किया है, अगर इसको चिन्हित करना था तो इसमें जो है पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है 5500 पेड़ इसमें जो है पौधारोपण नहीं करती। इन सब चीज़ को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय में जब ये रिट याचिका दायर PIL दायर हुई तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि ठीक है चलो ये सारी चीज़ें कूड़ा निस्तारण के लिए जगह तो चाहिए, लेकिन इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन ली नहीं ली। इस पे माननीय उच्च न्यायालय ने जो है पिछली डेट पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पार्टी बनाने का आदेश किया था और जो है उनको नोटिस हुए थे। उसके पश्चात जब आज तिथि नियत थी तो आज जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिसमें जो है उन्होंने उनके अधिवक्ता को नोटिस करते, कोर्ट ने सोमोटो नोटिस करते हुए उनसे अगली तिथि पे जो है सब सारे रेस्पोंडेंट से काउंटर कॉल करने के लिए आदेशित किया है। इसकी अगली तिथि जो है 14। वहीं उत्तराखंड बोर्ड के लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्तियां व्याप्त हैं और इन संपत्तियों में से कई ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर अवैध कब्जे हो रखे हैं। इन अवैध कब्जों पर वक्फ बोर्ड काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के अध्यक्ष सदाब शम्स की माने तो जल्द ही अवैध संपत्तियों को गिराने में धामी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें क्योंकि संपत्तियां अल्पसंख्यक समाज के उन बच्चों की हैं जिनके भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया तो उसके खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। कह सकता हूं कि 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हैं और वो गरीब बच्चों का अधिकार है। उसमें बहुत ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे और बहुत ताकत के साथ जितना अवैध अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे हुआ है उसे हटाने का काम करेंगे और अब धामी का बुलडोजर आपको वहीं गणपति महोत्सव के दौरान हरिद्वार जिला प्रशासन ने गंगा में मूर्ति विसर्जन करने पर रोक लगाई है। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रशासन ने कुंड बनाकर 3 स्थान निर्धारित किए हैं। हालांकि प्रशासन के निर्देश बेअसर साबित हो रहे हैं। लोग रोजाना हर की पौड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर सीधे मूर्ति विसर्जित कर रहे हैं। कई तरह के केमिकल से बनी ये मूर्तियां गंगा के प्रदूषण का कारण बनती हैं। हालांकि हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर
पांडे का कहना है कि जो लोग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। और तीनों स्थानों पर जहाँ जहाँ पर इसके लिए टेम्परेरी पिट्स बनाए गए थे वहाँ करीब 90% मूर्तियाँ वहीं जा रही हैं। कुछ लोगों ने इस नियम को तोड़ने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है और आप लोग के चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट संदेश है कि किसी ने इस तरह की हरकत की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का खास महत्व है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पौड़ी शहर के लोअर बाजार में गणपति की मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिसके बाद 10 दिनों तक बप्पा की पूजा अर्चना कर अनंत चतुर्दशी के दिन शहर में भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए, तो वहीं शोभा यात्रा निकालकर गणपति बप्पा की मूर्ति को देवप्रयाग स्थित गंगा घाट ले जाया गया, जहां भक्तों द्वारा मूर्ति विसर्जित की गई। आज का माहौल जो है बहुत ज़्यादा मतलब श्रद्धालु जुटे हुए हैं। अब कोरोना के बाद से 2 साल बाद जो है गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और हम जो है इसको देवप्रयाग जा रहे हैं विसर्जन करने। श्रद्धालुओं में इस समय बहुत ज़्यादा जोश है और अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे हुए हैं, जिससे कि हम बहुत उत्साहित हैं और सब लोग अपना सहयोग कर रहे हैं इसमें और माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। इनसे ये अपील करना चाहेंगे कि आज अनंत चतुर्दशी है, भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद हमारे। रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और बसपा महासचिव चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि जानकारी मिली है कि एक रिट दाखिल हुई है, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी पर बकाया होना और वसूली की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सरिता चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी 2016 में थी और उसके बाद 2019 में हाई कोर्ट ने जांच समाप्त करते हुए किसी प्रकार का बकाया होने से इनकार कर दिया है। एक तो बहुत लंबे अरसे से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं पीसी की है। दूसरी, आज कुछ समाचार पत्रों में इस तरह के आरोप लगाए गए कि सविता के कार्यकाल का और अन्य 3 लोगों जो कमेटी में थे उनसे पहले उन पर सरकार का बहुत बकाया हाई कोर्ट में रिट दाखिल की है। एक तो इसके संबंध में मुझे कहना है मीडिया को भी इस तरह की बात बिना सबूत के नहीं छापनी चाहिए। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक द्वेष की खाज है, ना किसी का बकाया है, ना कोई नोटिस आज तक सरकार से इन लोगों को मिला है। और सविता का जो कार्यकाल था, त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल के समय का था उनका भी कार्यकाल, और उस समय सबको पता है हमारे त्रिवेंद्र जी के वास्ते कैसे रहे हैं। अगर कोई वसूली होती तो घंटों में नोटिस हमारे पास आ जाता। रत्ती भर भी नुकसान नहीं। जब पूरे जनपद में बसपा ने पहले ये मान लिया कि वो हमारे हैं नहीं, और तो आज इस बात को कहने का कोई जितने नहीं कि बसपा को कोई नुकसान हो रहा, कोई नुकसान नहीं। देखो, जब टिकट बटे हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो उसमें नाराज भी हों खुश भी हों, दोनों ही काम है इसमें। कुछ लोग खुश भी बहुत हैं। जो आपने की है छवि धूमिल होने के बाद धूमिल करने का ही प्रयास किया है, और सविता के कार्यकाल में या कमेटी के कार्यकाल में अन्य सदस्यों पर किसी तरह का कोई नोटिस आज तक सरकार से या न्यायालय की तरफ से कोई जारी नहीं हुआ। सब झूठ है। यदि उस कार्यकाल का पैसा होता बकाया तो मैं समझता हूँ कि त्रिवेंद्र जी की सरकार में घंटों में नोटिस हमारे पास पहुँच जाता है। ऐसे संबंध हमारे उनके रहे हैं पूरे 5 साल। अब ये आप खुद देख लो कि अजीत किस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सूर्या चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरियावाला में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्री को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर करीब 125 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन और 200 किलो कच्चा प्लास्टिक दानी बरामद कर फैक्ट्री को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि सूर्या चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद में स्थित कबाड़ की दुकानों की चेकिंग का अभियान के तहत कुंडा पुलिस के द्वारा हरियावाला तिराहे से बाबर खेड़ा रोड पर एक कबाड़ी की दुकान को चेक किया गया, तो दुकान के
चार दीवार के अंदर एक टीन सेट के बने कमरे में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन फैक्ट्री संचालक की जा रही थी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से आरटीओ कार्यालय में यूनाइटेड और एनजीओ के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए इसके लिए चर्चा करते हुए अहम निर्णय लिए गए, जिसमें पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले ड्राइवरों को सबसे विशेष ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया, जिसमें पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले दर्जनों ड्राइवर भी शामिल हुए। उनको बताया कि दिन के साथ अब रात में भी ड्राइविंग पहाड़ों पर लोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से लोडर वाहन शामिल हैं। रात को किस तरह ड्राइविंग करनी है और किस प्रकार सड़क दुर्घटना होने पर मदद लेनी है, इसकी जानकारी ड्राइवरों को दी गई। मौके पर ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग देने का भी निर्धारित किए गए। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये समग्र जानकारी है। इसमें जैसा हम जानते हैं कि ऋषिकेश चारधाम यात्रा का मुख्य केंद्र है, जहाँ से सारे के सारे धामों के लिए यात्री प्रस्थान करते हैं, और पहाड़ों पर जो चालक जाएगा उसको अतिरिक्त जो सावधानियां पहाड़ की ड्राइविंग के हिसाब से बरतनी है, उनकी जानकारी विशेष रूप से दी जाएगी। हिल ड्राइविंग है, खासकर रेन में ड्राइविंग है, आजकल एक नाइट ड्राइविंग का भी बन गया है। तो नाइट ड्राइविंग की जो लिमिटेशंस हैं और जो नेसेसरी उसमें हम लोगों को सेफ्टी लेनी है, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो प्रोग्राम रखा गया है, इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में? जी, तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आरटीओ सर हैं, पटोही सर, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी एआरटीओ इन्फोर्समेंट हरिद्वार आई हैं, श्री रश्मि पंत मैम। इसके अलावा हम लोग हैं एआरटीओ ए और एआरटीओ ई ऋषिकेश। एनजीओ भी इसमें? जी जी जी, जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये परिवहन विभाग और यूनाइटेड वे मुंबई दोनों के साथ मिलकर हुआ है। कितने चालक हैं अभी? वर्तमान में 35 चालकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कब तक चलेगी? ये लगभग 3 से 4 घंटे की वर्कशॉप हो। रोड सेफ्टी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके कई प्रमुख घटक हैं। सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य यह है कि जीवन बचाया जाए, जीवन अनमोल है। उसके कई प्रकार के हमारे इसमें जो वर्कशॉप होगी, कई प्रकार के घटक होंगे। सुरक्षित ड्राइविंग, एक्सीडेंट के केस में आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होनी चाहिए, नाइट ड्राइविंग, पहाड़ों में ड्राइविंग, कोहरे में आप कैसे चलाएंगे, आप व्हीकल का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ओवर स्पीड आपका कितना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, और जो मोटरवे के रूल्स हैं, जो उस पर कुछ परिवर्तन हुए हैं पिछले कुछ निकट उसमें समय पे, उन सब की एक जानकारी एक पैकेज और कैप्सूल के रूप में हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज हमने इस बार किया है, या तो अरविंद पांडे जी का उसमें सहयोग रहा है, कि एक चालक या परिचालक जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है, वो आर्थिक स्थिति के ऐसे कोई चक्र में फंस जाता है कई बार कि वो उससे बाहर निकल नहीं पाता, और ये सब चीज़ों के लिए फिर अपना समय या सोच नहीं दे पाता। तो ऐसी स्थिति में हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था आज के आयोजकों से, यूनाइटेड वे से, कि एक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए एक ड्राइवर और कंडक्टर को क्या जानकारी दी जानी उचित होगी, उसमें एक विशेष कार्यक्रम एक इसमें बनाए, और उन्होंने इसमें अच्छा तैयार किया। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।